अस्सलाम वालेकुम, सब सवेरे पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ वैस मंगलवाला। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। वीकेंड के बाद आप सबकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हैं। बड़ा ही हैपनिंग वीकेंड रहा। इस वीकेंड पर एक तरफ तो ज़ाहिर है वो जो इसराइल की हमले और बर्बादी और जो हमले चल रहे थे गज़ा के ऊपर, वो सारी सूरत हाल हमने देखी। एक बर्बरियत और जुल्म का जो मुजाहरा इसराइल की तरफ से किया जा रहा है, और ये हमने देखा कि किस तरीके से दुनिया कि जो बड़े बड़े ममालिक हैं, अमेरिका, बरतानिया, वो सारे, फ्रांस, वो सब लोग जो है वो इसराइल की तरफ हैं और इसराइल से कह रहे हैं कि इसराइल हैज़ द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। ये बेसिक जुमला है जो सब के मुंह से निकल रहा है कि इसराइल को अपनी हिफाजत करने का हक़ हासिल है। एक तरफ वो लीडरान हैं और एक तरफ हैं वो अवाम, और अवाम उन्नास के हवाले से आपने देखा कि हर जगह पर मुजाहरे हो रहे हैं। सारी दुनिया की अवाम वो फ़लस्तीन के साथ अपनी आवाज़ मिला रही है और वो कह रहे हैं कि फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है, बर्बरियत हो रही है और उसको ख़त्म होना चाहिए। तो एक तो ये बहुत बड़ा मामला था जो कि वीकेंड पर चल रहा था और सब लोग इसकी सूरत हाल का जायज़ा ले रहे थे। फिर दूसरा, क्रिकेट भी होती रही और क्रिकेट में जो हुआ पाकिस्तान के साथ वो तो खैर सब ने देख ही लिया। फिर उसके बाद इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच आप सब ने देखा होगा और क्या ज़बरदस्त बेहतरीन कारकर्दगी इंडिया की तरफ से देखने को मिली। तो एक तो क्रिकेट का समा बंधा हुआ है और आज भी पाकिस्तान का मुकाबला अफगानिस्तान, ये भी एक बड़ा मैच होने की तवक्को है। गो के टीम्स के अंदर बहुत फ़र्क है, लेकिन जो सूरत हाल है उसके हिसाब से ये एक बहुत बड़ा मैच होने की तवक्को है। और फिर तीसरी चीज़, सियासत भी खूब हुई इस वीकेंड पर। नवाज शरीफ साहब वापस आ चुके हैं पाकिस्तान में और उन्होंने अपनी, यूँ कहिए कि वो जो अमली सियासत पाकिस्तान की सरजमीन थी, उसका पाकिस्तान की सरजमीन पे शायद तीसरी मरतबा या चौथी मरतबा आकर दोबारा से आगाज़ कर दिया है। और अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं। तो इन तमाम मामलात पर बात होगी, लेकिन आज जो प्रोग्राम है उसका आगाज़ करते हैं। नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान साहब पाकिस्तान के बड़े मशहूर सियासतदान थे और जमहूरियत के हवाले से काबिल कदर उन्होंने काम किए और बड़ी ज़बरदस्त जो है वो उन्होंने अपोजिशन में भी जब वो थे तो बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने अपोजिशन का किरदार अदा किया और एक बहुत बड़े मंझे हुए सियासतदान के तौर पर उनको दुनिया जानती है। लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान साहब एक शायर भी थे और मुशायरों में वो शायरी वग़ैरह भी पढ़ते थे। तो उनकी एक गज़ल है, उसके 2 अशार मेरी नज़र से गुज़रे, बड़े ख़ूबसूरत अशार हैं और वाकई बहुत अहम और काम की और कमाल की बात उन्होंने की है। नवाबज़ादा नसरुल्लाह साहब फरमाते हैं कि फिर शोर सलासिल में सुरूर अज़ली है, फिर शोर सलासिल में सुरूर अज़ली है, फिर पेश नज़र सुन्नत सज्जाद वली है। और आगे कहते हैं कि कब अश्क बहाने से कटी है शब हिजरा, कब अश्क बहाने से कटी है शब हिजरा, कब कोई बला सिर्फ दुआओं से टली है। तो कभी कोई बला टालनी हो तो सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलता, उसके साथ दवा भी ज़रूरी होती है, प्रैक्टिकल एक्शन भी ज़रूरी होता है। कोई भी बला ऐसी नहीं होती कि आप सिर्फ़ और सिर्फ दुआ मांगते रहें, वो बला टल जाएगी। अल्लाह ताला ने भी जो तरीक़ाकार रखा है वो है कि दुआ के साथ दवा भी होनी चाहिए। तो ये था आज के प्रोग्राम का आगाज़। 60 सेकंड न्यूज़ देखते हैं और 60 सेकंड न्यूज़ के बाद दोबारा आपसे मुलाकात करते हैं। गज़ा से लोगों की जबरी बेदखली नाकाबिले कबूल है। अरब ममालिक काहिरा अमन इजलास में ऐलान। सऊदी वली अहद का कैनेडियन वज़ीर आज़म और फ्रांसीसी सदर पर गज़ा में कशीदगी कम कराने पर जोर। नवाज शरीफ 24 अक्टूबर को अदालत में पेश होंगे। गैस की कीमतों में 193% तक इजाफे का इम्कान। मुल्क के 11 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। फवाद चौधरी और फ़ारूक हबीब की जहांगीर तरीन से मुलाकात। बलोचिस्तान अवामी पार्टी का आइंदा इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के साथ चलने का ऐलान। कोहली एक बार फिर मर्द बहरान साबित, भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। मुंबई हाई कोर्ट ने पाकिस्तानी फनकारों के भारत में काम करने पर पाबंदी लगाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। गज़ा की सरहद पर इसराइली हमला पसपा, हमास ने टैंक और 2 बिल्डोजर तबाह कर दिए। जी, तो ये थी 60 सेकंड न्यूज़ और 60 सेकंड न्यूज़ में आपको ये ख़बर तो मिल ही गई होगी
कि गैस महंगी होने जा रही है और 193% गैस की कीमत में इजाफा होगा। 193% तक गैस महंगी हो जाएगी। और ज़ाहिर है ये IMF की शराइत जो है वो उसके मुताबिक है। IMF ने कहा है कि भाई आप गैस को जो है वो महंगा कीजिए। और गैस की जो सूरत हाल है हम सब जानते हैं कि हमने गैस को किस तरीके से इस्तेमाल किया, कितनी बेदर्दी से इस्तेमाल किया, कितना उसका बेदरेज इस्तेमाल किया और इस्तेमाल भी बड़ी कम कीमत पर किया। वो जो गैस का बिल आता था जब घर पे, तो आपने हमेशा देखा होगा कि बड़ा कम बिल होता है जी, 200 400 500 रुपए गैस का बिल होता है। कराची में तो जब हम रहते थे तो ये सूरत हाल थी। यहाँ पर भी कम ही होता है बिल, लेकिन हमने गैस को जिस तरीके से उस कम कीमत के एवज इस्तेमाल किया, ज़ाया किया, बस तो अब उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। और हमें कुछ ही दिन में अंदाज़ा हो जाएगा कि जब गैस की कीमत बढ़ जाएगी तो फिर हम रो रहे होंगे कि गैस की कीमत बढ़ गई और गैस मिल भी नहीं रही। क्योंकि गैस की जो लोड शेडिंग थी वो हम सब जानते हैं कि गर्मियों में भी हो रही थी और अब सर्दियों में तो गैस की लोड शेडिंग, खैर उसका तो रिवाज है ही, वो तो ज़रूरी है, उसके बगैर तो मामला चल ही नहीं सकता। तो बहरहाल बहुत सारी ख़बरें हैं जो कि आपने 60 सेकंड न्यूज़ में देखी। आज पाकिस्तान व मुकाबला अफ़गानिस्तान। नाजरीन आज है जी मैच। अब देखते हैं कि इस मैच में होना क्या है, क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो राइवलरी है क्रिकेट की, वो भी बड़ी ज़बरदस्त राइवलरी बन चुकी है। और हमने ये पिछले 2 मैचेस में देखा कि पाकिस्तान व मुकाबला अफ़गानिस्तान जो मैचेस थे वो बहुत ज़्यादा, वो जो हम कहते हैं ना, टक्कर के मुकाबले थे, कांटे के मुकाबले थे। और पाकिस्तान ने आखिर में जाकर फ़तह हासिल की। मैच फंसे हुए थे और वो फ़तह किसकी बदौलत थी? वो फ़तह थी नसीम शाह की बदौलत। लेकिन आज ज़ाहिर है हम सब जानते हैं कि जी नसीम शाह खेल नहीं रहे हैं ये वर्ल्ड कप अपनी इंजरी के बायस। तो अब नसीम शाह तो नहीं है, अब नसीम शाह नहीं है। पहली एक यूँ कहिए कि वो सेटबैक, वो जो एक माइंडसेट होता है ना एक बंदे का कि हाँ जी मैं जाऊँगा और मैं जाकर छीन लूँगा ये मैच, अगर जीत भी रहा होगा अफ़गानिस्तान, तो नसीम शाह नहीं है। दूसरी चीज़, पाकिस्तान अपने दोनों मैचेस हार कर आज मैदान में उतरेगा। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मैच खेला वो भी आपने देख लिया वीकेंड पर। जब ये मैच हुआ पाकिस्तान ने कोशिश तो अच्छी की, एक लम्हे पर लग ये रहा था कि ये मैच जो है वो पाकिस्तान शायद जीत जाए। और वो जो हाईएस्ट रन चेज था जो कि पाकिस्तान ने श्रीलंका के ख़िलाफ़ किया था वर्ल्ड कप का, उस रिकॉर्ड को पाकिस्तान मज़ीद बेहतर कर दे, लेकिन ऐसा ना हो सका। और 305 रन थे जिस पर पाकिस्तान की पूरी टीम आउट हो गई और पाकिस्तान ये मैच हार गया। उससे पहले भी पाकिस्तान भारत से हारा था। तो पाकिस्तान 2 मैचेस हार कर आज जब मैदान में उतरेगा तो देखते हैं क्या माइंडसेट होता है। और अफ़गानिस्तान ज़ाहिर है वो एक स्ट्रॉन्ग टीम है और अफ़गानिस्तान की जानिब से भी हमने अच्छी क्रिकेट इस वर्ल्ड कप में देखी है, कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस देखी हैं। आज चेन्नई में ये मुकाबला होना है, तो अब देखते हैं कि इस मुकाबले में क्या होता है। आपकी राय भी हम इस पर लेंगे, लेकिन कुछ ख़बरों की तरफ पहले आपको लेकर चलते हैं। अच्छा, अफ़गानिस्तान ने वो अपसेट भी किया है इस वर्ल्ड कप का कि जिसमें उन्होंने इंग्लैंड को हराया भी। और बड़ा ही ये एक ऐसा अपसेट था कि जो कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अफ़गानिस्तान इंग्लैंड को हरा देगा। और इंग्लैंड जो कि डिफेंडिंग चैम्पियन है और इस वक्त टेबल में वो 9वें नंबर पर है 10 टीमों में से, तो वो 9वें नंबर पर आया हुआ है। और मुझे ये लग रहा है कि इंग्लैंड का वर्ल्ड कप तो ख़त्म हो गया है। वो आजकल एक वो चल रही है ना मीम कि वो प्रोग्राम क्या हुआ, प्रोग्राम चला नहीं जी, प्रोग्राम तो बढ़ गया। तो मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड का प्रोग्राम तो बढ़ गया है, लेकिन अब देखते हैं। अभी भी 5 मैचेस बाकी हैं इंग्लैंड के, तो इंग्लैंड क्या करता है, तो हो सकता है प्रोग्राम ना बढ़े। तो बहरहाल पाकिस्तान का देखते हैं कि आज प्रोग्राम क्या होता है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान आज दोपहर टकराएंगे चेन्नई में, तो इस पर हम आपसे बात भी करेंगे, लेकिन थोड़ी सी और मज़ीद ख़बरें आपके सामने शामिल करते हैं। आतिफ़ असलम पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त मशहूर मारूफ़ गुलकार, और उन्होंने फ़लस्तीनियों की इमदाद के लिए जो सारा मामला चल रहा है, फ़लस्तीनियों की मदद के लिए पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ़ ममालिक की जानिब से इमदाद भेजी जा रही है। और आतिफ़ असलम भी पीछे नहीं रहे हैं और उन्होंने फ़लस्तीनियों की मदद के लिए 1.5 करोड़ रुपए यानी कि तकरीबन 15 मिलियन ये अतिया किया है। और इस हवाले से आतिफ़ असलम ने अपनी इंस्टा स्टोरी शेयर की और उन्होंने इस पर लिखा कि गज़ा से सामने आने वाली जो तस्वीर हैं वो बहुत तकलीफ़देह हैं और ये हम में से किसी के साथ भी हो सकता है।
और उन्होंने फ़लस्तीन के मुसलमानों से माफ़ी मांगते हुए कहा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं वहाँ नहीं हूँ और जो तकलीफ़ आप महसूस कर रहे हैं वो मैं नहीं कर सकता, लेकिन आप सब मेरी दुआओं में शामिल हैं। और उसके साथ ही गुलकार ने एक और स्टोरी लगाई जिसमें अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान, जिसके हवाले से हमने बात भी की थी पहले कि अल-खिदमत जो है बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से जो इमदाद है वो भी ले जाने में बड़ा किरदार अदा किया है, उनकी तरफ से टीमें भी गई हैं। तो अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान की जानिब से फ़लस्तीनियों के लिए खाने और तिब्बी इमदाद की मद में 15 मिलियन रुपए अता किए और ये एक बड़ी पॉजिटिव बात है। ये चीज़ होती है कि जो कि आपको बताती है कि हाँ, आपके सीने में एक दिल धड़कता है और आप एक ऐसे इंसान हैं कि जो कि सिर्फ वो नहीं है जो अपने काम से काम रखते हैं, वो इंसान हैं जो कि सारी दुनिया पर उसकी हैपनिंग्स पर नज़र रखते हैं और जहाँ कहीं कुछ गलत हो रहा होता है उसके ख़िलाफ़ आप आवाज़ भी उठाते हैं। एक और आवाज़ उठाई थी फ़रियाल मखदूम साहिबा ने, वो यूट्यूब स्टार भी हैं और साबिक बरतानवी बॉक्सर जो हैं आमिर ख़ान, उनकी अहलिया है फ़रियाल मखदूम। उन्होंने हाल ही में फ़लस्तीन की हिमायत पर धमकियां मिलने का इंकिशाफ किया है और एक मशहूर इसराइली ने गुमनाम कॉलर आईडी से व्हाट्सएप पर फ़रियाल मखदूम को मैसेज किया और फ़रियाल ने किए जाने वाले मैसेज का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और उसमें वाज़े तौर पर कहा गया है कि अगर आप इसराइल की हिमायत और फ़लस्तीन की पोस्ट बंद करना, मतलब फ़लस्तीन की मुखालिफ पोस्ट करना बंद कर, अगर आप इसराइल की हिमायत जो है वो करें और फ़लस्तीनियों के हक़ में ये बातें करना आप छोड़ दें तो आपको मुनाफा बख्श इनाम मिलेगा और अगर आपने ऐसा ना किया तो संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। तो वो कहती हैं कि जी अब हमें सच बोलने से भी रोका जा रहा है और उन्होंने और उनके शौहर ने, जो बॉक्सर आमिर ख़ान, उन्होंने 7 अक्टूबर से होने वाली जो इसराइली बर्बरियत है उसकी शदीद मज़म्मत की थी और उन्होंने इसराइल के फ़लस्तीन पर गासिबाना कब्ज़े और फ़लस्तीनियों पर होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर मुसलसल आवाज़ बुलंद की, जिसके बाद उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ रहा है और बहुत ही नेगेटिव बातें हो रही हैं। बहुत सारे ख़बरें अब तो ये आ रही हैं कि जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको जर्नलिस्ट्स के, वो जर्नलिस्ट जो कि फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं और वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनके अकाउंट्स को सोशल मीडिया की जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशनें हैं जो बनी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से थी, लेकिन उसके बाद उन पर कब्ज़ा हो गया इसराइल का और उसके बाद उन्होंने जो है वो इसराइल के साथ एक गठजोड़ बना लिया, तो अब वो अकाउंट्स ब्लॉक होना शुरू हो गए हैं। ये किया है सोशल मीडिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स ने और जो पोस्ट्स आप करते हैं फ़लस्तीन के हक़ में उनकी जो रीच है वो भी कम है कंपैरेटिवली। अगर आप देखें बाकी जो आपके पोस्ट होती हैं उसके मुकाबले में आप देखें तो वो जो रीच है वो भी कम हो गई है। तो ये पूरे एल्गोरिथम्स हैं जो कि काम कर रहे होते हैं, काम करवाया जाता है इनसे और फिर कहा जाता है कि जी हम तो फ्रीडम की बात करते हैं और फ्रीडम ऑफ चॉइस और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वगैरह 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 की हम बात करते हैं। तो ये हो रहा है बहरहाल दुनिया में। एक और बड़ी अफसोसनाक ख़बर जो कि गज़ा से ही आई है और वो ये है कि गज़ा में इसराइल की बमबारी से 12 साला फ़लस्तीनी यूट्यूबर भी शहीद हो गया है। 12 साल का एक बच्चा जो कि एक यूट्यूबर था, बड़ा मशहूर यूट्यूबर था और इसका नाम था ओनियल दोस, और उसकी शहादत की इत्तला फ़लस्तीनी रज़ाकारों ने सोशल मीडिया के ज़रिए दी। ओनियल दोस्त ने गज़ा पर इसराइली हमलों से कुछ अरसा कबल ही यूट्यूब पर अपना चैनल बनाया था और बेसिकली जो उसके चैनल का जो कंटेंट था वो ज़्यादातर वो गेमिंग वीडियोस उसके ऊपर अपलोड करता था और वो बच्चा जो था बेसिकली उसका ख्वाब क्या था कि वो एक मशहूर इंसान बने, एक कामयाब इंसान बने। ओनियल दोस्त उसने अपने चैनल पर सिर्फ 11 वीडियोस अपलोड की थी और उन 11 वीडियोस को अगर आप देखें तो गेमिंग से मुताल्लिक वो वीडियोस और उन ही वीडियोस की बदौलत उसके चैनल पर 31,000 से ज़ायद सब्सक्राइबर्स भी हो गए थे। तो इसका मतलब ये है कि बड़ी अच्छी वो वीडियोस बनाता था और उस बेचारे बच्चे का ख्वाब क्या था, छोटा सा ख्वाब था, वो चाहता था कि उसके चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएं, लेकिन बस वो जो इसराइली फ़ौज है जो कि नहीं देख रही कि उनके बम, उनके गोले, उनके मिज़ाइल कहाँ पर किस पर गिर रहे हैं और कौन कौन वहाँ पर शहीद हो रहा है, उस बच्चे का ये ख्वाब छीन लिया गया और उस बच्चे के तमाम घर वाले भी शहीद हो गए इसराइली हमले में।
और एक और तरफ अगर हम देखें तो अब इस पर सारी दुनिया में एहतजाज तो चल रहा है, लेकिन उन एहतजाजों के साथ हो क्या रहा है, जो मैं बात पहले कर रहा था कि एक तरफ दुनिया के बड़े बड़े लीडरान हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ झूठ का साथ दे रहे हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसराइल अपने आप को डिफेंड करने का हक़ रखता है, हालांकि वो ख़ुद ऑक्यूपायर है, हालांकि वो ख़ुद गासिब है, हालांकि वो ख़ुद ऐसा है कि जिसने उस जगह पर कब्ज़ा किया है। तो कब्ज़ा करने वाला अपनी हिफाजत नहीं करता, हिफाजत तो वो कर रहा होता है अपनी कि जिस पर कब्ज़ा किया जा रहा होता है, जिसकी ज़मीन छीनी जा रही होती है, जिससे ज़िंदा रहने का हक़ छीना जा रहा होता है। तो बहरहाल इसराइल जो है उसने कब्ज़ा किया है और इसराइल को डिफेंड कर रहे हैं ये तमाम बड़े बड़े मुल्कों के बड़े बड़े सरबराहान। और दूसरी तरफ है आवाम। वो आवाम क्या कहती है कि फ़लस्तीन के साथ जुल्म हो रहा है, 70 साल से जुल्म हो रहा है, 1948 से जो जुल्म हो रहा है उनके साथ, और ये जुल्म ख़त्म होना चाहिए। अब अमेरिका की मशहूर यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, उसकी 30 से ज़ायद तलबा तंजीमों ने गज़ा में जारी इसराइली बर्बरियत की मज़म्मत करते हुए मुज़ाहरा किया, और अमेरिका की क़दामत पसंद जो NGO थी उसने तलबा तंजीमों की जानिब से जारी मज़म्मती बयान पर दस्तखत करने वाले तमाम तलबा के नाम, उनके चेहरे, उनके मोबाइल जो है वो बिलबोर्ड पर आवेज़ा कर दिए। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की वाइस प्रेसिडेंट ने इस पूरे वाक़े की मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के पुलिस डिपार्टमेंट ने कैंपस में अपना हिफाजती जो मौजूदगी है उसको बढ़ा दिया है, और वो तमाम ऑनलाइन सरगर्मियों की भी निगरानी जारी रखी हुई है उन्होंने। और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने तलबा तंजीमों की जानिब से मुज़ाहरे की मज़म्मत करते हुए कहा कि तालिबे इल्मों को इज़हार राय की आज़ादी है, लेकिन ये आज़ादी तलबा तंजीमों के लिए नहीं है। अब ये देखें कितना ये डबल स्टैंडर्ड है कि तालिबे इल्मों को इज़हार राय की आज़ादी है, आप जो चाहें कह सकते हैं, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप अपने दिल के जज्बात का इज़हार कर सकते हैं, लेकिन ये आज़ादी तलबा तंजीमों के लिए नहीं है। तो अगर आप किसी तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप ये काम नहीं कर सकते। तो अब क्या करेंगे, वो फिर इंडिविजुअली प्रोटेस्ट वगैरह करेंगे, क्योंकि प्रोटेस्ट तो होगा, जहाँ पर जुल्म होगा वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कॉन्शियसनेस रखते हैं, कॉन्शियस लोग हैं, वो जानते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। और उन सब लोगों को आज इस बात का दर्द है कि जो कुछ भी फ़लस्तीन में हो रहा है, तो वो सब लोग ऐसे हैं कि उन्होंने मुज़ाहरे करने और वो अपनी आवाज़ उठाएंगे। अब देखते हैं कि किस तरीके से और कब तक इनकी आवाज़ों को रोका जाता है। अच्छा, फिर जो यूनिवर्सिटीज़ की इंतज़ामिया होती हैं वो भी ज़ाहिर है फ़ंडिंग से चल रही होती हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को भी बहुत सारी फ़ंडिंग मिल रही होगी जो कि इसराइली लोगों की तरफ या यहूदियों की तरफ से होगी, बल्कि उन ज़ायनिस्ट्स की तरफ से होगी जो कि आप क्योंकि ये कि फ़ंडिंग करते हैं यूनिवर्सिटीज़ की, और उन यूनिवर्सिटीज़ को अपने तरीक़ों से चलाने के लिए और अपने प्रिंसिपल्स और अपने मफादात के हवाले से वहाँ पर पॉलिसीज़ बनवाते हैं, और वहाँ की जो इज़हार राय हो रहा होता है उन यूनिवर्सिटी के लोगों की तरफ से, उनके टीचर्स की तरफ से, उनके स्टूडेंट की तरफ से, तो वो चाहते हैं कि वो भी उन्हीं को फेवर करे। अब ऐसे में फिर एक और मामला आ गया है, वो आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अब स्कूल के प्रिंसिपल्स के रूप में भी सामने आ रही है। अब पता नहीं वो क्या होगा। एक और ख़बर थी, एक बिलियनर है जी, और उनका नाम है लेस्ली वेक्सनर। अब लेस्ली वेक्सनर जो है उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को वो करते थे भाई फंडिंग, और उन्होंने कर दी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की फ़ंडिंग ख़त्म। उन्होंने कहा कि जी मैं तो अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को सपोर्ट नहीं करूँगा और फंडिंग नहीं करूँगा। क्योंकि वो कहते हैं कि जी आपने हमास की सपोर्ट किया, आपने कहीं ना कहीं उनको किसी बात से महसूस हुआ होगा कि फ़लस्तीनियों की और हमास की सपोर्ट कर रही है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और इसराइलियों की या ज्यूज़ की या ज़ायनिस्ट्स की वो सपोर्ट नहीं कर रही। तो उन्होंने कहा कि जी मैं अपनी जो फंडिंग है वो मैं ख़त्म कर रहा हूँ और आज से मैं इस यूनिवर्सिटी को फ़ंड नहीं करूँगा। तो ये देख लें, ये हरकतें होती हैं। बहरहाल मैं आपको बता रहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक और संगे मील अबूर कर लिया है, और बरतानिया के एक स्कूल ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट है उसको प्रिंसिपल मुकर्रर कर दिया है। ये बेसिकली एक तरीके से चैट बॉट कह लें इसको। वेस्ट ससेक्स में ये स्कूल है और इसका नाम है कॉरेजमोर स्कूल। उसने जो स्कूल के एक्चुअल जो प्रिंसिपल हैं, हेडमास्टर हैं, उनको स्कूल चलाने में मदद करने के लिए एबिगेल बेली ये बेसिकली उसकी खिदमत हासिल की हैं, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपर के ज़रिए तैयार करता है। ये एक चैटबॉट है, और AI चैटबॉट जो है वो बेसिकली मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट कर सकता है, और जो क्रिएटिव मटीरियल होता है, तख्लीकी मवाद जिसे आप कहते हैं वो,
और सवालात के जवाबात मालूमाती अंदाज में तरतीब देने का अहल है। और स्कूल की जो इंतज़ामिया है उसके मुताबिक ये रोबोट या चैटबॉट उनकी और दीगर असातिज़ा की स्कूल की पॉलिसियाँ लिखने से लेकर न्यूरो डाइवर्स तलबा की मदद करेगा। आप बेसिकली एक तो स्कूल की पॉलिसीज़ बनाएगा, दूसरा न्यूरो डाइवर्स तलबा क्या होते हैं कि जिनकी जो मेंटल कैपेबिलिटी होती है वो अलग होती है। ज़ाहिर है हर बच्चा अलग अलग होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनकी स्पेशल नीड्स होती हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जो कि नॉर्मल बच्चों से ज़रा अलग होते हैं, तो उन न्यूरो डाइवर्स तलबा की मदद भी करेगा। और बेसिकली इस रोबोट को नस्ब करने वाला एक प्राइवेट स्कूल है ये, जो कि 4 साल की उम्र से 13 साल के मिक्स बोर्डिंग और डे स्टूडेंट्स के लिए ये स्कूल है। और बरतानवी तलबा से ये तकरीबन सालाना 32,000 पाउंड तक फ़ीस वसूल करता है। तो 1 साल की फ़ीस इसकी है 32,000 पाउंड। तो ज़ाहिर है फिर रोबोट नहीं बनाएंगे, मतलब ये रोबोट जो है वो नहीं ये अगर लगाएंगे तो फिर क्या लगाएंगे भाई। अच्छा, दूसरी एक तरफ तो वहाँ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वहाँ पर ये तालीम का हाल है और इस तरीके से लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान को हम देखें तो जनवरी ता सितंबर 2023 6,30,000 से ज़ायद पाकिस्तानी मुलाजमत के बेहतर मौक़े की तलाश में पाकिस्तान छोड़ गए। और 2023 के पहले 9 महीनों की ये ख़बर है, और यानी कि जनवरी से सितंबर तक तो ये 6,30,000 से ज़ायद लोग हैं। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के ये आदाद-ओ-शुमार हैं। और इनके मुताबिक रवां कैलेंडर साल के जो पहले 9 महीने थे उसमें 6,33,108 पाकिस्तानी, टू बी एग्जैक्ट 633,108 पाकिस्तानीज़ ये बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए रजिस्टर हुए। जुलाई तक मुल्क छोड़ने वाले पाकिस्तानियों की तादाद थी कोई तकरीबन 5,40,000। इसका मतलब ये है कि सितंबर के दौरान जो है ये 92,000 से ज़ायद पाकिस्तानी रोज़गार की तलाश में मुल्क छोड़ के चले गए हैं। और बेसिकली मुल्क छोड़ने वालों में कोई तकरीबन 2,75,000 के करीब मज़दूर और 1,41,000 के करीब ड्राइवर थे। और उसमें 6,000 इंजीनियर्स, 5,800 के करीब अकाउंटेंट, 2,500 डॉक्टर्स और तकरीबन 1,100 या 1,200 के करीब असातिज़ा भी शामिल हैं। और 17,000 लोग ऐसे हैं जो कि आला तालीम याफ्ता, और 35,000 इंतहाई हुनरमंद अफराद, फिर 2,32,000 हुनरमंद अफराद और 66,000 नीम हुनरमंद अफराद थे। और बड़ी अक्सरियत ऐसी थी, यानी कि तकरीबन कोई 2,81,000 के करीब ऐसे लोग थे जो कि गैर हुनरमंद थे। अब इसमें ज़्यादातर जो है वो सऊदी अरब गए हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात गए हैं, ओमान गए हैं और कतर गए हैं। ये मिडिल ईस्ट की तरफ ज़्यादा लोग गए हैं। तो ये सूरत हाल है। अच्छा, इसके अलावा मलेशिया, बहरीन, रोमानिया, यूनान, इराक, ये सारे भी ममालिक हैं, लेकिन यहाँ पर कम लोग गए हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं वो सऊदी अरब की तरफ और जो है वो मिडिल ईस्ट की तरफ गए हैं। तो ये सूरत हाल है और पाकिस्तान से लोग जा रहे हैं। जब लोग बाहर जाते हैं तो उसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान का जो ब्रेन ड्रेन है वो हो रहा है, दूसरा जब आप बाहर जाते हैं तो पाकिस्तान को ज़रिए मुबादला मिलता है। अब ये एक ट्रेड ऑफ है, आप क्या चाहते हैं कि लोग आपके यहाँ पर रहें या आप चाहते हैं कि ज़रिए मुबादला आए। इस ट्रेड ऑफ पर कभी हम अलग से बात करेंगे। वक्फ़ा लेते हैं और वक्फ़े के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। एक ट्वीट हमारी नज़र से गुजरी, वो ट्वीट आपको दिखाते हैं और उसके अंदर पाकिस्तान की एक बड़ी मारूफ शख्सियत है। वो शख्सियत कह रही हैं कि जी लोग मुझसे कहते हैं कि आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं और क्यों आप जो है वो इतना काम कर रही हैं, आपको क्या पैसों की ज़रूरत है। तो उस खातून ने ज़बरदस्त किस्म का जवाब दिया और उन्होंने कहा कि जी मैं अगर मुझे पैसों की ज़रूरत होती तो मैं शोबिज़ इंडस्ट्री में काम कर रही होती और आज बड़ा अच्छा मेरा मकाम होता और बड़े पैसे में कमा रही होती। लेकिन कुछ और वजूहात हैं जिनकी बिना पर मैं ये काम कर रही हूँ। वो क्या काम है, कौन शख्सियत हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं राबी पीरज़ादा साहिबा से, जो कि कुछ अरसे कबल तक तो शोबिस की मारूफ शख्सियत थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने शोबिस को खैरबाद कहा, दीन की तरफ वो राग़िब हुई माशाल्लाह, और उन्होंने बहुत सारे सोशल प्रोजेक्ट का भी आगाज़ किया और अपनी ज़िंदगी को यकसर तब्दील किया। अस्सलाम वालेकुम राबी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के लिए इतनी सुबह सुबह उठकर वक्त निकाला, क्योंकि ये मुश्किल मरहला होता है सबसे ज़्यादा।
आप लोगों की बड़ी हिम्मत है वैसे माशाल्लाह। आप लोग रोज़ सुबह, मैं उठती हूँ फजर पर उठती हूँ, तहज्जुद पर उठती हूँ, लेकिन इस टाइम पर उठना वाकई बहुत मुश्किल है। इट्स डिफ़िकल्ट। बिल्कुल, ये थोड़ा सा मुश्किल मामला हो जाता है। बहरहाल वो बात तो ये है ना कि हमारे लिए तो ये काम है, और जब आप जैसे लोगों से हमारी मुलाकात हो रही हो, बातचीत हो रही हो, तो फिर हमारे लिए तो एक्साइटमेंट होती है भाई। तो बताइए कि क्या सिलसिला था, वो ट्वीट आपका जो था वो क्या कह रहा था? असल में मैंने अभी हया ब्यूटी क्रीम लॉन्च की थी उन दिनों में, जो कि फेस को बड़ा वाइटनिंग करती है, और ये मेरा कश्मीरी नुस्खा भी, आप भी इसको आजमाइएगा। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि जिस दिन मैंने लॉन्च की उसी दिन वो सारी सेल आउट हो गई। अब वो बाकी लोग जो थे उन्होंने कहा कि यार ये देखो, कभी ये क्रीमें बेच रही है, कभी ये कपड़े, हया बाय राबी ब्रांड का आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके भी हम लोग जो प्रोडक्ट्स है वो बेच रहे हैं, कभी जी। ये आर्ट बेच रही है, कभी ये कुछ और बेच रही है। तो द पॉइंट इज के मैं आपको बताऊं कि मेरी जिंदगी का मकसद जो है ना वो अपने लिए पैसे कमाना नहीं है। ये छोटे छोटे पैसे जो है, आप तो खुद मीडिया के अंदर, आपको पता है सैलरीज कितनी होती है। मैं 2 चैनल्स में तनख्वाहें ले रही थी, मेरे कॉन्सर्ट्स के पैसे बहुत सारे थे, मैं टीवी ड्रामा प्रोडक्शंस कर रही थी, आई वॉज मेकिंग गुड मनी आउट देयर। तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा भाई अगर मुझे पैसे चाहिए होते तो शोबिज वॉज नॉट अ बैड प्लेस, शोबिज इज द मोस्ट ईजी मनी यू कैन गेट। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने 700 बच्चों से ज़्यादा, अब तो ज़्यादा हो गए, 3 स्कूल्स हैं राबी पीरज़ादा फाउंडेशन के, वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके कपड़े, उनकी किताबें, उनके जूते, उनकी जुराबें अल्लाह करवाता है। फिर हमारी जो बहनें हैं बहुत सारी, देखो मेरा काम है कि मैंने भीख नहीं देनी, रोज़गार लगाना है। हया बाय राबी ब्रांड में अगर आप कभी आएँ तो उधर औरतें खाड़ी में भी कपड़े बना रही हैं, सिलाई भी कर रही हैं, बेच भी रही हैं। इसी तरह अब हम आरपीएफ किचन बना रहे हैं, राबी पीरज़ादा फाउंडेशन किचन, उसमें बहनें जो है ना वो पराठे बना बना के ऑफिस में देंगी या खाने बना के देंगी। दिस ऑल प्रोग्राम्स आर नॉट टू जनरेट मनी, दीज आर टू जनरेट जॉब्स फॉर दीज वुमेन, और इसका सारा प्रॉफिट इन्हीं को जाता है। इवन मेरे आर्ट का प्रॉफिट भी जो है वो बहनें लेती है, मेरी कैलीग्राफी का प्रॉफिट भी बहनें लेती है। सो द थिंग इज के अल्लाह, और देखें अल्लाह का शुक्र है कि मैं अब जब कुरान पढ़ाती हूँ ऑनलाइन मंडे और वेडनेसडे को, तो लाखों लोग मुझसे कुरान पढ़ते हैं। तो अल्लाह ने जिंदगी इतनी ब्लेस्ड कर दी है, इतनी ब्लेस्ड कर दी है कि मुझे अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं है। मैंने लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर ली, मैंने कब्र के बाद वाली प्लानिंग कर ली, जो हम सबको करनी चाहिए, दुनिया नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है ना, कि जब हम कब्र में बैठे होंगे, मैं कब्र में सोच रही हूँ मैंने किसी दिन इंटरव्यू दिया था, भाई मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं कर दी जो कि मेरे लिए गलत है, या मैं कुरान पढ़ा रही हूँ तो कोई ऐसा तो नहीं हो गया जिसका मैंने गलत कोई चीज़ कर दी। जिम्मेदारी बहुत बड़ी आ जाती है। या मैंने किसी को मना कर दिया कि मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं करनी, तो वो मेरे पास इतनी उम्मीदें लेकर बीबी आई थी। सो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, लेकिन एक सुकून है, एक मंजिल है। देखो मंजिल तक पहुँचता कोई नहीं है, ये रास्ता है, ये जो दीन है ना, दिस इज ऑल जर्नी, रास्ता। जितना कोई आगे चला जाएगा उतना अल्लाह के करीब जाएगा, जन्नत के करीब जाएगा। तो मेरी बस, हाँ हम सब, देखो हम सब ने तो मर जाना है, अगले कोई 40-50 साल बाद ना आपने होना है ना मैंने होना है। मैं तो बहुत ज्यादा टाइम बता रही हूँ। तो द पॉइंट इज, मुझे सिर्फ ऐसा लगता है कि जो जिंदगी में हम इस दुनिया में हैं, हम अच्छे काम कर जाएं, और ऐसे काम कर जाएं जो हमारा सदका जारिया हो। इस दौर में आजकल सबसे जरूरी जो है ना वो सदका जारिया है। लोग गुनाह जारिया करा देते हैं, वो जो एक कमेंट कर देते हैं जिससे किसी का दिल टूटे, या कोई बुरा गुमान करते हैं, बहुतान लगाते हैं, उन्हें ये नहीं पता वो कमेंट की 2023 में वो बड़े यो जिंदगी गुजार हैं, वो कमेंट उनकी कब्र का सांप भी बन सकता है, बिच्छू भी बन सकता है। हम नहीं रियलाइज करते, हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी बातें कर जाते हैं, जैसे हम कहते हैं उसको तो कभी अल्लाह भी माफ नहीं करेगा, ये सबसे बड़ा गुनाह, ये तो शिर्क है भाई, अल्लाह तो सबको माफ कर सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। मुझे कुरान पढ़ने पढ़ाने से बड़ा हौसला हुआ। अपने तौर पर बहुत सारी चीजें अपने ज़हन में बस बिठा ली हैं, अजीब सी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अल्लाह ताला कहता है कि मैं तौबा करने वाले से ना बड़ा प्यार करता हूँ। अब तौबा कौन करता है? तौबा को नेक बंदा तो करेगा नहीं, उसको तौबा करने की आदत। तौबा गुनाहगार करता है, तो इनडायरेक्टली अल्लाह गुनाहगार से प्यार करता है। तो मुझे तो पता है अल्लाह मुझसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि मुझे पता है मेरी नीयत है, और मुझे इसका किसी का प्रूफ नहीं चाहिए, कि मुझे पता है कि मैंने अल्लाह की राह के लिए क्या किया, और मुझे ये भी पता है कि अल्लाह मेरे लिए क्या कर रहा है। जिस लड़की को उर्दू प्रॉपर लिखनी नहीं आती थी, वो आज कुरान लिख रही है। मैं अरेबिक ग्रामर पढ़ाती हूँ। हाँ, कुरान लिख रही है माशाल्लाह। बिल्कुल, मैं उस पर आना भी चाहता था कि आपका कितने जो है वो सिपारे आपके मुकम्मल हो गए, क्योंकि हमने लास्ट टाइम जब आपसे बात की थी तो आपने वो सारा सिलसिला शुरू किया था, कुछ पारे हुए थे, तो अब वो कुरान लिखने वाला सिलसिला कहाँ तक पहुँचा है आपका?
देखिए आजकल वो थोड़ा सा हुआ था स्लो। उसकी वजह ये थी कि इतने ज़्यादा लोग तकलीफ़ में हैं आजकल के दौर में। मुझे मेरी इतनी उम्र तो नहीं है, लेकिन मैंने लोगों से सुना है कि पाकिस्तान इज़ इन द मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम्स राइट नाउ। एंड पाकिस्तान इज़ नॉट द बिल्डिंग्स, द रोड्स। मैं नहीं कहती रोड टूटी हुई है फलाना, रोड तो शायद पहले से बेहतर हो गई है, लोगों के हालात बहुत ख़राब हो गए। तो उस वजह से मेरा कुरान इसलिए थोड़ा सा स्लो हो गया कि मुझे आर्ट ज़्यादा करना पड़ा। आर्ट ज़्यादा करने के बाद फिर अभी भी मैं देखे ना, जैसे मैं इलेक्ट्रिक बाइक्स लोगों को समझा रही हूँ कि भाई तुम बिजली की बाइक्स पर आ जाओ, तुम ये कर लो। मेरा हर काम जो अल्लाह मुझसे कराता है या मैं जो भी करती हूँ उसके अंदर कोई ना कोई भलाई, कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होता है। तो 23 पारे मेरे हो गए हैं अभी तक, और उम्मीद तो यह है कि नेक्स्ट ईयर के मिड तक मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी। लेकिन मेरे पास जब प्रायोरिटीज़ आती हैं ना कि या मैंने अल्लाह का काम करना है या अल्लाह के बंदों का काम करना है, तो मैं फिर अल्लाह के बंदों के काम को हमेशा प्रेफर करती हूँ। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला अपना तो माफ़ कर देगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ज़ाहिर है अल्लाह के बंदों से ही मोहब्बत जो है वो अल्लाह ताला कहता है ना। बल्कि हाँ, आप मेरे ऑफिस तशरीफ लेकर आए, उधर एक प्रोग्राम करें, वहां पर आप बहन आपको ऐसी सक्सेस स्टोरीज मिलेंगी। पाकिस्तान में हर तरफ बुराई नहीं है, पाकिस्तान में बहुत बहादुर औरतें हैं, माएँ बहुत बहादुर हैं। आप उधर जाकर देखें। कल मेरे पास एक माँ आई, उसके 5 जवान बच्चे, 5 के 5 ज़हनी मफलूज, 5 की वो उनको बाथरूम भी उनका साफ करती है, वो उनको खाना भी खिलाती है, उनके कपड़े भी धोती है, एंड शी हैज नो हस्बैंड। आप आए, आप उधर की माएँ देखें, आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान की असल स्ट्रेंथ ही औरतें हैं जो कि अंडर प्रिविलेज है, और वो किस तरह। बिल्कुल, ये तो जरूर हमें कवर करना है। और हमने तो वो बात वही है ना राबी के, वो हम ड्रामों में एक खास इमेज बता रहे होते हैं खवातीन का, उसमें वो खवातीन दिखा रहे होते हैं जो मजलूम होती हैं, जिनके साथ जुल्म हो रहा होता है। असल जो हिम्मत वाली खवातीन हैं जो आप जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ कनेक्टेड हैं, असल तो वो स्टोरीज़ हैं जो कि प्रमोट होनी चाहिए और प्रमोट करनी चाहिए, जिससे माशरा भी सीखे, देखे और लोगों को भी एक हौसला मिले कि जब ये कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मुझे इन औरतों से स्ट्रेंथ मिलती है, मैं इनसे सीखती हूँ। मैं ये देखती हूँ कि ये अच्छा, और शुक्र, अल्लाह कहता है कि तुम शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और दूंगा। हम अगर आप जब मैं मेरी तो आपको पता है कि कोई फैमिली और फ्रेंड सर्कल जो था वो ज़रा बहुत अमीर लोगों का था, मैंने आज तक उनके मुंह से शुक्र नहीं सुना। जिस बंदे के पास, मेरे से नाराज़ ही ना हो जाए, मॉर्निंग शो खैर उठे ही नहीं होंगे, जिस बंदे के पास 4 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, बड़े बड़े बिजनेस हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, घर हैं, वो कहेगा बड़े बुरे हालात हैं, बड़े बुरे हालात हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। और मैंने देखा है जो औरत जिसको ये नहीं पता कि उसने अपने 6 बच्चों को, 8 बच्चों को, बच्चे बड़े होते हैं कि 11 बच्चों को रात को क्या खाना खिलाना है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। तो ये जो शुक्र की दौलत है, ये अल्लाह ने बैलेंस रखा हुआ है। ये अमीरों की राहत और गरीबों की नींद, ये दोनों चीजें बहुत बैलेंस्ड हैं। गरीब बड़े मजे से सोता है, मेरे ऑफिस में सो जाती हैं अक्सर औरतें अपने बच्चों को लेकर, और मैं उनको देख रही हूँ। अमीर को तो टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, औरतें अपने इतने महंगे बीमारियों का भी, दौलत का भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अल्लाह का एक अपना बैलेंस है, अल्लाह की एक अपनी एक स्ट्रेटजी है इस दुनिया के लिए। वी शुड नॉट कमेंट अबाउट इट। मुझे ये बताएं कि लोग जब इस तरह के मतलब एक नेगेटिव कमेंट्स करते हैं आपके हवाले से, आपके काम के हवाले से, बहुत सारे लोग कि अच्छा ये क्यों कर रही हैं काम, मतलब लोग हमारे यहाँ पे उनका एक आदत है ना उनकी कि वो दूसरों के कामों में दखल अंदाजी ज़रूर करेंगे। भाई अगर कोई कर रहा है अच्छा काम तो उसे करने दो। लोगों की आदत ये है कि वो उसके अंदर कीड़े निकालेंगे, उसको डिमोरलाइज करेंगे, वो चाहेंगे कि उनका काम शायद जो नेगेटिव कॉमेंट कर देंगे ताकि दूसरे का काम रुक जाए। तो उससे कैसे फिर डील करती हैं आप? देखिए बात पता है क्या है, हर इंसान को ना एक बात भूल जाती है। अल्लाह करे अगर मेरे शो से किसी एक इंसान का भी दिमाग बदलेगा तो उसका सवाब सिर्फ मुझे नहीं होगा, आपको, आपकी टीम होगा। ये बात भूल जाती है कि अल्लाह ने पूछना है तुमसे कि तुमने क्या किया। अल्लाह ने तुमसे ये नहीं पूछना कि राबी पीज़ादा ने क्या किया, फलाने ने क्या किया, फलाने ने कहा। अल्लाह विल नेवर आस्क यू, नोबडी विल क्वेश्चन यू, क्वेश्चन विल बी आस्क कि तुम। अब देखें, मैं अब लेट आमिर लियाकत साहब का, मरहूम का जिक्र ज़रूर करती हूँ, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, कि मुझे उनकी अभी तक एक वीडियो याद है कि वो रोज़ा रसूल पे पहुँचकर उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, देख तेरी उम्मत मेरे साथ क्या कर रही है। मैं इतना सोशल मीडिया नहीं देखती, मेरी टीम में 8 लड़कियां हैं, बड़ी अच्छी बच्चियां हैं, वो बड़ी वो गुस्सा भी कर जाती हैं, वो अक्सर रिएक्ट भी कर जाती हैं, मैं मना करती हूँ, लेकिन दे आर वेरी नाइस गर्ल्स। तो वो मेरा सोशल मीडिया देखती हैं, उनको भी मैं ये बात समझाती हूँ। मैं कहती हूँ कि आमिर लियाकत इज़ गॉन,
अब आप उनसे माफी नहीं मांग सकते हो। जिस इंसान ने, मेरी तरफ से वो दुनिया का सबसे बुरा इंसान होता, यू आर नॉट अलाउड टू यूज दिस लैंग्वेज एंड यू नो कि आप एक बंदे को इतनी लिमिट तक ले जाओ कि वो सुसाइड कर ले, और उसने वो सुसाइड अपने शायद गुनाहों की वजह से ना की हो, उसने आपके तानों की वजह से की होगी। अब जो इंसान उसमें मुलविस था रवैयों की वजह से, बिल्कुल, वो तो इसी दुनिया में है ना। एग्जैक्टली हमने हर इंसान का ठेका लिया होता है, हमने अब मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ जब कोई मैं गलती कर जाऊं, हो जाता है मेरे साथ, मैं कभी कोई प्रोनाउंसिएशन कर जाऊं, कुछ गलत कर जाऊं, वो एकदम से ना आग की तरह फैल जाता है जी। मैं अच्छा काम करूं, आज तक किसी सोशल मीडिया पेजेस या वो चैनल्स या वो लोग जो कि मैंने अगर बिल्ली या चूजे भी पाल लिए हैं ना तो उसकी भी न्यूज बना देते थे, वो मेरे अल्लाह के और अच्छे कामों पर इस तरह से खामोशी जैसे कुछ हो नहीं रहा है। आई डोंट वांट देम टू से एनीथिंग। मैं नहीं चाहती कि ऐसे लोगों को जो इतने मुनाफिक हैं मेरी वजह से कोई सवाब भी मिले, मैं नहीं चाहती, क्योंकि मेरा हर काम जो है वो किसी के लिए नेकी है, किसी के लिए राहत है या किसी के लिए सबक है। लेकिन आजकल के दौर में लोगों को जिसे रिपोर्ट करना है करे, जिसे ना करना है ना करें, आपने तो अपना काम अपने दिल से पॉजिटिवली करना ही है, सही बात है। लेकिन हमारे यहाँ पे होता ही है ना कि नेगेटिव चीजें या वो चीजें जिसको हम कहते हैं ना वो बिकने वाली चीजें, हाँ, रेटिंग्स, आप लोगों की यहाँ रेटिंग्स होती हैं, व्यूज या जो चैनल के अंदर होते हैं जी। आपको मैं बस क्या बताऊं कि लोग किस हद तक जाते हैं, बट कोई बात नहीं, मेरे पास। लेकिन देखिए हमने आपको बिल्कुल पॉजिटिवली सिर्फ और सिर्फ इसलिए अपने प्रोग्राम में लिया कि आप पॉजिटिव काम कर रही हैं, हमें इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि आपके पास बिल्ली चूजे सांप कितने हैं, ना नेगेटिविटी। हमारा मकसद और मंशा यही था कि भाई राबी पीरजादा फाउंडेशन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आप देखो ना कि ये चीज आपने क्या किया है, आपने पाकिस्तान में एक पॉजिटिव चीज दी है, एक अच्छी चीज दी है, एक स्टेबिलिटी दी है, एक दीन पे कायम रहने वाला, ईमान पे कायम रहने वाला इंसान दिखाया है। अभी मैं आज आपको बताऊं, मैं आज अनाउंस कर दूं ना कि भाई मैं तो दीन की लाइन छोड़ दी है, मैं फलानी जगह पे कॉन्सर्ट करने जा रही हूँ, विच आई स्टिल गेट ऑफर्स, आई डोंट नो व्हाई डोंट पीपल गेट टायर्ड ऑफ दैट। ओ हो शोर मच जाएगा, हर जगह पे ब्रेकिंग न्यूज चलेगी, राबी पीरजादा इज बैक टू दैट, शी इज दैट। आई मीन यार, और उधर ऊपर भी शोर मचा होगा, आपको पता है, फरिश्ते भी कह रहे होंगे अल्लाह तेरी बंदी जेडी सी है ते बड़ी रातां नूं तहज्जुद पढ़दी सी है ते बड़ी इबादत कर रही सी है, तो हर वक्त तेरा जिक्र कर रही थी। आसमान पे भी शोर मचेगा, लेकिन जो जमीन पे शोर मचेगा ना वो खुशी का मचेगा। आई मीन पीपल विल बी हैप्पी, सेटिस्फेक्शन का। तो अल्लाह हम सबको अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। देखिए मैं खुद परफेक्ट नहीं हूँ, मैं किसी को कैसे परफेक्ट करूँ। अल्लाह बस मुझे इस काबिल बना दे कि अगर अल्लाह ने मेरे लिए जन्नत का कोई रास्ता खोला है तो उस रास्ते पे मैं अकेली ना चलूँ। मेरी ख्वाहिश है उस रास्ते में मेरी एक पूरी लाइन जो है ना वो लोगों की मेरे साथ चले। बिल्कुल। और अल्लाह को मैं जाके बताऊं, या अल्लाह देख तेरी गुनाहगार बंदी ने खुद तौबा नहीं की, इनसे भी तौबा कराई, खुद तेरे रास्ते पर नहीं चली, ये भी चले। दिस इज ऑल आई वांट इन माय लाइफ, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और हम सब गुनाहगार हैं, ये तो हमारा मसला ये है कि हम अपने आप को सबसे ज़्यादा साहूकार समझते हैं और दूसरों को समझते हैं सबसे ज़्यादा गुनाहगार। तो अब सिर्फ़ और सिर्फ आखिर में राबी साहिबा मैं ये चाहूँगा कि आपकी जो फाउंडेशन है इसमें जो आप काम कर रही हैं उसके लिए हमारी तरफ से नेक तमन्नाएं, नेक दुआएं हैं, और जो आप काम कर रही हैं अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाबी अता फरमाए। कोई फ्यूचर के प्लान्स आपके ऐसे हैं जिसके ऊपर आप काम कर रही हो? आजकल फ़लस्तीन के हवाले से, गज़ा के हवाले से बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उसके हवाले से, या कोई और ऐसी चीज़ें जो आप फ्यूचर में इनिशिएट करने जा रही हो? कल मैं देख रही थी, मैं बड़ा इजराइल पे नजर रखती थी। देखो मैं तो सोशल मीडिया या की वॉरियर जी समझ लो वही करती हूँ। तो जब से फ़लस्तीन का मसला हुआ है, कल मैं देख रही थी कि इजराइलियों ने दे मेड श्योर के सारे फ़लस्तीनी ट्रेंड्स उन्होंने हटा दिए। उन्होंने पैलेस्टाइन को टेररिस्ट बनाना शुरू कर दिया और इजराइल को उन्होंने इनोसेंट बनाना शुरू कर दिया एकदम से ना। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, उन्होंने सारा किया। मैं जो मेरा वेरीफाइड अकाउंट है उस पर मैंने जब पैलेस्टीन की बहुत ज़्यादा बात की ट्विटर के ऊपर, जो व्हाटएवर इट इज़ नाउ एक्स, उसके ऊपर से वेरिफिकेशन का जो मेरा ब्लू टिक है वो उन्होंने हटवा दिया। एंड देखो मेरी जहाँ तक डोमेन है वो है सोशल मीडिया। तो मेरा रोज़ सुबह जो है, अगर आप मेरा सोशल मीडिया पेजेस देखो तो वो फ़लस्तीन की हिमायत में गुजरता है। और मुझे बहुत दुख होता है, हम लोग क्या करते हैं जी, कुरान पाक डेनमार्क में जलाया, यहाँ की रोड्स बंद कर दी, यहाँ की माएँ जो है बच्चों को अस्पताल नहीं लेके जा रही, बूढ़े और इंसान सफ़र कर रहे हैं, लोग ऑफिस नहीं जा सकते। रॉन्ग वे टू प्रोटेस्ट कि अपने मुल्क की चीज़ें तोड़ रहे हो, जला रहे हो, घेराव कर रहे हो। वाई अपने मुल्क को जाओ डेनमार्क में जाके करो, उन्होंने फ़र्क ही नहीं पैंदा, वो तो हंसते हैं तुम्हारे ऊपर। तो अगर फ़लस्तीन की बात करनी है तो सोशल मीडिया के ऊपर करनी चाहिए।
और अगर रैली निकालनी है तो ऐसे निकालनी चाहिए जिससे अपने मुल्क की इज्जत हो, बेइज्जती ना हो, और सबको बात करनी चाहिए। अवार्ड शोज नहीं बिल्कुल, करने जो भी चाहिए, प्रोटेस्ट करें वो इस नाच तरीके से गाने नहीं करें कि करने उसका चाहिए। एक इम्पैक्ट हो। Exactly, अभी ना हम जो करें। सारी और एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज में लगे हुए हैं उन सबको छोड़ के हमें फोकस करना चाहिए। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं राबी पीरजादा साहिबा, आपका वक्त की सॉरी थोड़ी सी किल्लत है, लेकिन आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है कि आइंदा भी आप हमारे प्रोग्राम को वक्त देती रहेंगी और आपके पॉजिटिव जो एक्टिविटीज़ है वो हम हाईलाइट करते रहेंगे। नाजरीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। आज़ादी हर इंसान का बुनियादी हक है और इसी हवाले से एफबीआर के सेक्रेटरी हैं मोहम्मद आसिफ रफ़ीक साहब। उन्होंने बड़ी खूबसूरत किताब लिखी है। उस किताब का इन्वान है आज़ाद ग़ुलामों के देश में। इस किताब का मौजू है दरअसल आज़ादी की मोहब्बत में जिद्दोजहद, और ये आज़ादी दर हकीकत लाइबेरिया के ग़ुलामों से मरकूज़ है और ये आज़ादी की अहमियत को उजागर करती है। और इसके अलावा 376 सफ़ात पर यह मुश्तमिल किताब है। इसमें मोहम्मद आसिफ साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा के अमन के दस्तों में जो खिदमत सर अंजाम देते हुए पेश आने वाले वाक़यात हैं उनकी भी कहानी पेश की है। मोहम्मद आसिफ रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अगर थोड़ा सा हमें सबसे पहले, क्योंकि इस किताब की जो आपने टाइटल जो रखा है आज़ाद ग़ुलामों के देश में और लाइबेरिया की कहानी है, तो ज़रा लाइबेरिया से तो हमारी कुछ वाकफियत करवा दें। जी, लाइबेरिया जो है ये बेसिकली मगरबी अफ्रीका जो है उस के साहल पे वाक़या है। बहरे ओकियानूस जो है उसके ऊपर आप समझें एक साहली पट्टी है जिसके आसपास जो ममालिक हैं उसमें आप आइवरी कोस्ट है, सिरा लियोन है और सेनेगल है, और उससे थोड़ा सा साथ ही जुड़ा हुआ घाना है, उससे पहले नाइजीरिया। ये मगरबी अफ्रीका के जो मुल्क हैं उनके दरमियान में वाक़या ये एक छोटा सा मुल्क है लाइबेरिया। और लाइबेरिया इसको इसलिए कहा जाता है कि आपको तारीख का हिस्सा है कि कुछ 4 सदियां तक जो अफ्रीकन लोग थे उनको गुलाम बना के मगरबी ममालिक में ले जाया जाता रहा, और कुछ लोग जो थे, कुछ नहीं बल्कि ज़्यादा लोगों को लेके गए अमेरिका में। तो अमेरिका के जब अमेरिका में 4-5 सदियां तक अफ्रीकन लोग उनकी तजारत होती रही जबरी तौर पे, इसी पट्टी के ज़रिए बहरे ओकियानूस जो था ना, अटलांटिक ओशन, उसके अंदर ये तजारत होती थी। काफ़ी जिसको हमारे यहाँ 7 समंदर कहा जाता है, वो एग्जैक्टली वही रूट बनता था। तो वहाँ पे जब ये जो अफ्रीकी लोग थे ये 4 सदियां जाते रहे, और तकरीबन आप समझें कि 12 मिलियन लोग जो थे उनको जबरी तौर पे भेड़ बकरियों की तरह वहाँ ले जाया गया। और जब वहाँ वो 400 साल रहे तो उनकी आबादी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, और जो अमेरिकन थे, जो उनके मालिक थे, उनको हैंडल करने में दुश्वारी पेश आने लगी। तो उन्होंने सोचा कि ये लोग जो अफ्रीकन हैं शायद हमारे मुआशरे में जम नहीं हो सकते, क्योंकि वो बागी होना शुरू हो गए थे, बगावत करते थे। तो जो अमेरिका की कॉलोनाइजेशन की उन्होंने सोसाइटी बनाई हुई थी, उन्होंने फैसला किया कि हम इन लोगों को कहें, जो अफ्रीकी लोग हैं, कि हम आपको आज़ाद करेंगे और हम आज़ाद करके आपको आपके पुरखों की जगह पे जाके बसाएंगे। तो उन्होंने ये एक कैंपेन चलाई कि जो अमेरिका में गुलाम है अफ्रीकी, अगर वो वापस जाना चाहता है अपने कॉन्टिनेंट में, तो हम उनको वहाँ पे रिलोकेट करेंगे, हम वहाँ उनको रिसोर्सेज देंगे, हम उनको ज़मीन देंगे और हम उनको लेके जाएंगे। तो इस तरह एक कैंपेन चली, और ये शुरू हुई 1820 में, 1820 में ये कैंपेन शुरू हुई, और 1847 तक तकरीबन आप समझें कि 16,000 लोग जो थे उनको जहाज़ों में, बहरी जहाज़ों के जरिए लाइबेरिया इस ज़मीन पे बसाया गया, जिसको बाद में लाइबेरिया का नाम दिया गया। और पाकिस्तान बनने से तकरीबन 100 साल पहले 1847 में 27 जुलाई 1847 में वो जो लोग आए थे वहाँ से, अमेरिका से, उन्होंने ऐलान किया कि हम अपना एक अलग मुल्क बनाते हैं, और उसका नाम उन्होंने रखा लाइबेरिया। और इसका खूबसूरत उन्होंने एक नारा भी था, जो कि यूं ही वो यहाँ आए थे, तो उन्होंने नारा मारा था कि द लव ऑफ लिबर्टी ब्रॉट अस हियर,
तो ये उसकी बैकग्राउंड है लाइबेरिया की। वाह, क्या खूबसूरत नारा है जी, लव ऑफ लिबर्टी। ये लव ऑफ लिबर्टी हर इंसान के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। तो आपकी लाइबेरिया से वाक़फ़त कैसे हुई, जो आपने जिक्र किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों के हवाले से भी आपने कुछ दिलचस्प वाक़यात इसमें लिखे हैं, तो कुछ थोड़ा सा ये बैकग्राउंड भी अगर हमारे नाज़रीन को बताएं। जी, मैं सिविल सर्विसेज में आने से पहले मैं पुलिस में एज ए इंस्पेक्टर काम कर रहा था, और आपको पता है कि पीस कीपिंग मिशंस के लिए पाकिस्तान जो है वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है। पाकिस्तान की तरफ से पाक आर्मी और फिर जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं वो भी जाते हैं। तो 2004 में हम वहाँ गए एज ए पीस कीपर के तौर पे। 25 लोग थे जो लाइबेरिया में पाकिस्तान पुलिस की तरफ से थे, जो वहाँ पे पीस कीपर मिशंस के तौर पे काम करते थे। तो मैं जुलाई 2004 में वहां पे गया एज ए पीस कीपर, और मैंने तकरीबन 15 माह वहां पे काम किया। ओके, और वहां पर आपके क्या तजर्बात रहे? जी, ये असल में मैंने इसके किताब की प्रीफेस में भी लिखा है कि जब हम पाकिस्तान या एशिया में रहते हैं तो हमें कोई आइडिया नहीं होता कि दुनिया में कोई और भी ऐसी जगह है जो कि बहुत ही जरखेज है और बहुत ही उसके लोग बहुत इंटेलिजेंट और डिफरेंट हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस था मेरा, और जितना जरखेज कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, आप सोच नहीं सकते। वहाँ पे जिस मुल्क में मैं खुद गया, लाइबेरिया, और उसके साथ ही सिरा लियोन है, वहाँ पे बहुत मशहूर सोने की और डायमंड की कानें हैं। तो जब हम वहाँ थे तो तब एक बड़ी मशहूर मूवी है बॉलीवुड की, वो बन रही थी ब्लड डायमंड्स के नाम से, क्योंकि ब्लड जो डायमंड्स थे उनको ये जो लड़ाका लोग थे जो कि जिसको हम कॉम्पिटेंट कहते थे वहाँ पे, वो लोग जितने भी थे वो उन डायमंड्स को बेचते थे ब्लैक मार्केट में, और ब्लैक मार्केट के जरिए फिर वो उससे जो पैसे आते थे उससे वो असला खरीदते थे। तो जो मेरे एक्सपीरियंस थे वो बहुत ही शानदार थे, बहुत इनरिचिंग थे, बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। एक तो आप समझें कि डाइवर्सिटी होती है यूनाइटेड नेशन में। ये ब्लड डायमंड वो जो हॉलीवुड की जो लियोनार्डो डिकैप्रियो की जो बड़ी मशहूर मूवी है उसकी बात कर रहे हैं? जी, वो उसी वक्त 2004-05 में वहां पे वो फिल्मा रहे थे, और उसी शायद उसके आसपास ही वो रिलीज हुई थी। वो इसी टॉपिक पे बनी हुई है। वो टॉपिक और लाइबेरिया का टॉपिक और इस किताब का टॉपिक काफी जगह। हाँ, वो तो भाई हर एक को देखनी चाहिए, बड़ी जबरदस्त वो तो मूवी है। जी। अच्छा, अब एक कारी जब आपकी किताब पढ़ेगा तो उसमें उसको क्या मिलेगा उसके इंटरेस्ट के लिए और उसके सीखने के लिए? जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बेसिकली जो लाइबेरिया, उसकी स्टोरी बड़ी अच्छी भी है और बड़ी बदकिस्मत भी है। बदकिस्मत मैं यूं कहूंगा कि आप देखें कि 1847 में वो आज़ाद हुआ, और 1979 तक जो जब 60s और 70s में दुनिया की जो बेहतरीन इकोनॉमीज थी उनमें एक लाइबेरिया था। लाइबेरिया की का जीडीपी जो था ना, दैट वाज इक्विवेलेंट टू जापान ड्यूरिंग 1970s। यानी एक मुल्क जिसके अंदर सोने की कानें हो, डायमंड हो, जिसके अंदर दुनिया की सबसे बड़ी रबड़ प्लांटेशन हो, उसके वहां पे लाइबेरिया में फायरस्टोन के नाम से रबड़ प्लांटेशन थी जो दुनिया में सबसे बड़ी थी। जो लाइबेरिया है उसको तब कहा जाता था, अब भी कहा जाता है, स्टेप चाइल्ड ऑफ अमेरिका, क्योंकि वो सारे के सारे लोग अमेरिका से आए थे। जिस तरह आपने देखा होगा जब पंजाब की तकसीम हुई तो दोनों तरफ से लोगों ने घरों के नाम और शहरों के और मोहल्लों के नाम अपने देश के नाम के जो मोहल्ले थे उन पे रख लिए। इसी तरह लाइबेरिया के अंदर जितने भी अमेरिकन नेम है वो गलियों के, मोहल्लों के, शहरों के हैं। तो बदकिस्मती से 80s में, 79 और 80s में वहां पे सिविल वॉर शुरू हो गई। छोटे छोटे इख्तलाफात से बढ़ती वो एक सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गई, और सिविल वॉर इतनी तकलीफ दे थी कि लाखों लोग उसमें मारे गए, रिसोर्सेज खत्म हो गए, बिजली का निज़ाम खत्म हो गया, डाक का निज़ाम खत्म हो गया, इंसान खत्म हो गए। इवन मैं आपको ये कहूँ कि वहाँ कोई परिंदा नजर नहीं आता था, तो ये भी एक हकीकत थी। तो वो कारीन को ये समझ आएगी कि एक हंसता बसता मुल्क जो इतना खूबसूरत, इतना रिच था, वो किन किन हालात से गुजर के वो एक सिविल वॉर की सिचुएशन में चला गया, और फिर ये हुआ कि लोग वहाँ खाने पीने से के लिए भी तरसते थे। तो जब यूनाइटेड नेशन ने वहाँ पे काम शुरू किया और जंग खत्म की, तो उस वक्त वो एक मफलूज रियासत थी।
एक तो एक पार्ट उसका ये है जो मैंने आपको बता दिया, जो सिर्फ लाइबेरिया के बारे में है, और उसका किताब का थोड़ा कुछ हिस्सा जो ब्लैक स्लेव ट्रेड है, जो अफ्रीकन लोगों को जबरदस्ती जो गुलाम बना के ले जाया जाता था अमेरिका में और दूसरे मुल्कों में काम करवाने के लिए प्लांटेशंस पे, उसकी पूरी मैंने हिस्ट्री ट्रेस की। वहां पे साथ ही एक मुल्क है घाना, एकरा उसका दारुल हुकूमत है, वहां पे स्लेव कासल्स हैं। जितने भी यूरोपियन थे वो जब जैसे इंडिया में भी आए थे तजारत करने के लिए, इसी तरह वो अफ्रीका में भी गए और पहले उन्होंने तजारतों की, उसे ट्रेड पोस्ट कहते थे, बुनाई। और जब उन्हें लगा कि यहाँ के इंसानों को की तजारत ज्यादा फायदेमंद है तो उन्होंने उन तमाम इमारतों को स्लेव कासल्स में कन्वर्ट कर दिया। तो वो मैंने देखे तो मैं ट्रिगर हुआ कि इस पे लिखा जाए। तो फिर मैंने इसका एक टॉपिक, मेजर टॉपिक, वन पार्ट ऑफ इट इज आल्सो अ ब्लैक स्लेव ट्रेड, कि किस तरह 12-13 मिलियन लोगों को जबरदस्ती। आसिफ रफीक साहब, बड़ी अहम किताब है आपकी और वाकई बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हम जब इस किताब को पढ़ेंगे, और बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी हो चुकी है। पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें एक भूचाल आ गया है। अब जो इनकी वापसी हुई उस हवाले से, वो जहाज़ का क्या मामला था, उस जहाज़ के अंदर क्या मामला चल रहे थे, क्या हालात चल रहे थे, कौन कौन साथ था, क्या माहौल था, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ गुलाम हुसैन साहब मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ यूके। अस्सलाम वालेकुम गुलाम हुसैन साहब। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आप भी उस जहाज़ में मौजूद थे, तो ज़रा को बताएं तो सही क्या माहौल चल रहा था। बिल्कुल बड़ा अच्छा माहौल था। मैं कहूँगा कि सारे जो ज़ाहिर है, आप एक समझ लें कि एक ही सियासी जमात के कारकुनान थे ज़्यादा, और कुछ 30 के करीब सहाफ़ी थे। 3 बैनुल-अक़वामी सहाफ़ी थे, साथ BBC भी थी, उसके राइटर्स के सहाफ़ी थे, और वॉइस ऑफ अमेरिका। उसके अलावा जो है वो पाकिस्तान के जितने भी ज़्यादातर मीडिया हाउसेस हैं उनके नुमाइंदे उसके अंदर मौजूद थे। तो मैं आपको थोड़ी सी ज़रा बैकग्राउंड बताऊं कि जब मियां नवाज शरीफ पहले आए थे पाकिस्तान मरीम नवाज़ के साथ गिरफ़्तार होने के लिए, उस वक़्त भी मैं जहाज़ में उनके साथ था। फ़र्क ये था कि वो एक कमर्शियल फ़्लाइट थी, और उसके अंदर जो है वो एक गिने चुने जो है वो आप कह लें कि 20-25 टोटल लोग होंगे जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा या वर्कर्स होंगे। तो उस जहाज़ का एक डिफरेंट माहौल था। वो जब लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड किया तो डिफरेंट किस्म का जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो साफ़ियों को भी देखने में आया और लोगों को भी मिला, क्योंकि एक बहुत टेंस माहौल था, बड़ी एक अजीबोगरीब सिचुएशन थी। अंधेरे के अंदर जहाज़ को लैंड किया गया, फिर उसके बाद जो है वो बहुत सारे लोगों को वहाँ पर जो है वो मिसट्रीट भी किया गया, बहुत सारी हुई। लेकिन इस दफ़ा जब मियां नवाज शरीफ आए हैं तो ऐसे लग रहा था कि जितनी भी हवाएं हैं सारी उनकी फेवर में चल रही हैं। हर तरफ हमने देखा कि दुबई से लेकर और लाहौर तक जो है वो एक बड़ा खुशगवार सा माहौल था, बड़ा डिफरेंट माहौल था। मियां नवाज शरीफ जो है वो बड़े एक्साइटेड भी थे, पुरजोश भी थे। बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो एक अच्छे सफ़र का आगाज़ करने के लिए जा रहे हैं। तो बड़ा एक ना आप कह लें कि बड़ा प्लेजेंट मोमेंट थे जब हम ड्यूरिंग दी सफ़र जितना हमने सारा देखा। और फिर जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जो है वो थोड़ी देर के लिए वो बाहर गए, तो उस दौरान तकरीबन 1-1.25 घंटा था ये टाइम जब तक वो वापस आए। तो नारेबाजी जहाज़ के अंदर भी भरपूर होती रही। जैसे ही जहाज़ उनका जो है वो रनवे के ऊपर टच किया इस्लामाबाद, तो यही हुआ कि मियां नवाज शरीफ 4 साल के बाद आज अपने वतन वापस पहुंच गए। तो उसके साथ ही नारों का आगाज़ और पुरजोश किस्म का जो है वो माहौल हम देख रहे थे कि बड़ा ज़बरदस्त जो है वो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और जहाज़ के अंदर 2 छोटे जो है वो वाक़यात 1-2 हुए, जिसके अंदर था कि एक लड़ाई हुई छोटी सी साफ़ी। जी, वाक़यात क्या हुए? हाँ, ये ज़रूर बताएं, ये ज़रा लोगों को सुनने में इंटरेस्ट भी होगा। हाँ,
एक तो ये हुआ कि पहला तो आपको ये बताऊँ कि जैसे ही जहाज़ जो है वो दुबई से टेक ऑफ किया, तो उसके बाद जो सहाफ़ी थे, सॉरी जो वर्कर थे मुस्लिम नून के, चूँकि ये चार्टर फ़्लाइट थी तो मेरा ख्याल है सब ये समझते थे कि इनका अपना जहाज़ है, ये कोई कमर्शियल फ़्लाइट नहीं है। तो जिस तरह हम बसों के अंदर सफ़र करते हैं हमें उसी तरह सफ़र करना चाहिए। कुछ लोग खड़े हैं, गप्पा मार रहे हैं, बार बार एयर होस्टेस और अमला अनाउंसमेंट कर रहा है कि ये जहाज़ है, तो काइंडली अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ रखें ताकि जो है वो हम चला सकें। लेकिन सब ऐसे ही था जैसे बसों में बैठे हुए हैं और कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। फिर ये कौन लोग थे जिन्हें पता नहीं था कि जहाज़ में ऐसे सफ़र करना है? नहीं, ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान थे, कुछ मुख्तलिफ ममालिक से आए थे, लेकिन मेरा ख्याल है वो एक उसको समझ रहे थे कि ये कमर्शियल फ़्लाइट है, हमने जहाज़ को हायर किया हुआ है तो ये हमारा ही जहाज़ है, तो शायद इसके ऊपर रूल्स का लागू नहीं होते। तो बड़ा फिर उसके बाद जो है मज़ीद क्या हुआ? मज़ीद ये हुआ कि जो BBC के रिपोर्टर्स थे और दूसरे भी, और मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं जहाज़ के अंदर भी नवाज शरीफ से छोटा सा इंटरव्यू कर लूँ, बातचीत कर लूँ। तो उस चक्कर के अंदर हर बंदा कोशिश कर रहा था कि जो बिज़नेस क्लास है उसके अंदर जाके बातचीत करे। तो ज़ाहिर है आगे से ये जवाब ही आ रहा था कि मियाँ साहब जो है वो अपनी तकरीर लिखने के सिलसिले में बिज़ी हैं, तो वो अभी किसी से नहीं मिल सकते। तो इसी दौरान एक हमारे साथी रिपोर्टर हैं, उन्होंने जब कोशिश की अंदर जाने की, तो वहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स थे कॉर्नर पे खड़े हुए, समझ लें कि वो सिक्योरिटी की ड्यूटी भी अदा कर रहे थे, तो उन्होंने उसको थोड़ा सा पीछे को पुश बैक किया। तो इस दौरान जो दूसरे जर्नलिस्ट साथी थे उन्होंने उसकी हिमायत के अंदर खड़े होकर कहा कि आप जो है साफ़ी को धक्के दे रहे हैं और बदतमीज़ी कर रहे हैं। तो वो थोड़ा सा शाउटिंग शुरू हो गई वहाँ पे। तो वो फिर जो है ना माहौल थोड़ा सा टेंस हो गया और फिर कप्तान को बार बार अनाउंसमेंट करनी पड़ी कि अगर आप इस तरह शोर शराबा करेंगे तो फिर हम जो है वो कुछ दूसरा कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे, कोई फ़्लाइट को उतार देंगे, फ़्लाइट को डाइवर्ट भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर वो अल्लाह करके वो मामला ख़त्म हुआ। उसके बाद जब जहाज़ इस्लामाबाद से दोबारा टेक ऑफ करने लगा, जब मियाँ साहब वापस आ गए, तो एक तरीक़ाकार होता है कि वो उन्होंने जब पैसेंजर को काउंट करना शुरू किया तो एक पैसेंजर जो है वो मिस हो गया उसके अंदर से। वो फिर 3-4 दफ़ा उन्होंने काउंट किया कि ये जो पैसेंजर जितने भी बोर्ड हुए हैं, ये पैसेंजर एक कहाँ गया, कोई समझने लगे। हर बंदे को कहें जी आपके सीट के साथ जो बंदा बैठा था वो आप चेक करें मौजूद है। ज़ाहिर है कोई देख रहा, एक बंदा आइडेंटिफाई हुआ कि वो मौजूद नहीं है। तो फिर मसला ये बन गया कि उसका सामान जो है वो कैसे ढूंढा जाए। वो कौन था? हाँ, वो था वो मुस्लिम लीग नून जापान के प्रेसिडेंट हैं, आई थिंक नूर अवान उनका नाम है। तो वो शायद उनकी तबीयत थोड़ी सी ड्यूरिंग द फ्लाइट थोड़ी सी नासाज हो गई थी, तो वो उन्होंने सोचा कि चलो इसी स्टॉप पे उतर जाते हैं, आगे क्या जाना है। जैसे वो बस होती है ना, उसके अंदर काफ़ी स्टाफ रास्ते में आते हैं, उन्होंने कहा चलो इसी स्टॉप पे उतर जाने। तो वो फिर जब आइडेंटिफाई हो गया, फिर उनका सामान निकाला। तो उनका सामान निकाल के फिर वहाँ पर जो एविएशन हुकाम है उनके हवाले किया गया और फिर एक उनका प्रॉपर फॉर्म बनता है, वो थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन की गई कि इस तरह एक पैसेंजर जो है वो यहाँ पर उतर गया। फिर उसकी इमिग्रेशन का प्रोसेस चेक किया गया। उसके बाद फिर क्लियरेंस के बाद जो है वो दोबारा फ़्लाइट लाहौर के लिए रवाना हुई। और जब लाहौर के लिए रवाना हुई तो उस दौरान भी जो पैसेंजर फिर शायद ना ही कहूँ, जो मुस्लिम लीग के वर्कर थे वो जो है वो दोबारा भी बैठने को तैयार नहीं थे। वो बड़े पुरजोश के जी अब हम जो है वो मियाँ नवाज शरीफ थोड़ी देर में अब जो है वो लाहौर उतरने वाले हैं। और इस दौरान फिर बार बार वज़ीर आज़म बनने वाले हैं, उनका तो मूड ये लग रहा होगा ना। बिल्कुल है, नहीं वो नारे भी ये लग रहे थे कि मियाँ दे नारे बजनगे और अगले वज़ीर आज़म जो है वो हमारे नवाज शरीफ है। बहरहाल वहाँ पर बड़ा एक इसी तरह का माहौल था, चूँकि लोग सारे इसी एक्साइटमेंट के लिए इसी तरह की जो लम्हात हैं उनके लिए जा रहे थे कि हम देखें कि क्या होता है। चूँकि मियाँ साहब को भी यकीन था, बाद में आपकी जब उनसे कोई बात हुई उनका भी यकीन यही है कि अब बस अब वज़ीर आज़म वही हैं। दिलचस्प बात यह है कि मैं बताऊं कि जब दुबई एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो बातचीत ज़ाहिर करने की कोशिश की गई, एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया, उन्होंने कहा कि मियाँ साहब फजलुर रहमान साहब चाहते हैं कि इलेक्शन जो है वो थोड़े से डिले हो जाए, तो क्या फजलुर रहमान की इस ख्वाहिश जो है वो आप भी सपोर्ट करते हैं?
तो मियाँ साहब कुछ लम्हों के लिए खामोश रहे, तो उसके बाद मियाँ साहब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो हमें पूरा एतमाद है और इस वक्त बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि वो बिल्कुल ठीक फैसला करेगा। तो वो इस सवाल को जो है वो थोड़ा सा गोल कर सही गए। फिर मैंने भी सवाल किया कि तो ये जब सहाफ़ियों से मिलना नहीं था और सवालों के जवाब नहीं देने थे तो फिर लेके क्यों गए थे सहाफ़ियों को? नहीं, दिलचस्प बात यह है कि मियाँ साहब ज़ाहिर है जब से लंदन के अंदर 4 साल जिला वतनी गुजारी है तो उनको थोड़ा सा एक होता है ना, आपको एक आदत पड़ जाती है कि अच्छे अच्छे सवालों के जवाब देने की। तो वो मियाँ साहब को जो फ्रेंडली क्वेश्चंस के काफ़ी अच्छे जवाब दे देते हैं, तो इसलिए फिर दूसरा अगर सवाल साइड से आ जाए तो भी थोड़ा सा जो है ना वो हल्की सी परेशानी हो जाती है। तो चूँकि वहाँ पर सारे जो जर्नलिस्ट थे वो ज़ाहिर इंडिपेंडेंट माइंड डिफरेंट चैनल्स के थे और हर तरह कोई ना कोई सवाल कर रहा था। जिस तरह लोग पूछते थे कि मियाँ साहब आप समझते हैं वोट को इज़्ज़त मिल चुकी है, तो मियाँ साहब ने उस सवाल को इग्नोर करके दूसरे सवाल की तरफ चले गए। जैसे मैंने भी मियाँ साहब से पूछा कि आप समझते हैं इससे खुद साफ जाहिर होता है कि वोट को क्या इज्जत मिली है। बिल्कुल, मैंने भी सवाल, मैं कहा मियाँ साहब, खामोशी से ही अंदाज़ा हो जाता है। मैंने कहा मियाँ साहब इस वक्त आप समझते हैं अदालतें जो है बगैर किसी दबाव के काम कर रही हैं। तो मियाँ साहब ने मेरा सवाल सुना तो इसी दौरान एक जर्नलिस्ट ने और सवाल कर दिया, मियाँ साहब उसकी तरफ जो है उसके सवाल की तरफ हो गए कि चल इसका जवाब दे देते हैं, ज़्यादा बेहतर है। तो ये तो फिर चीज़ें पे इस तरह चलती हैं। काफ़ी जर्नलिस्ट जो है वो ज़्यादा आसान सवाल होगा तो काफ़ी जर्नलिस्ट वो कर रहे थे, लेकिन ओवरऑल मैंने ये देखा है कि जिस मकसद के लिए और मियाँ साहब आए थे मेरा ख्याल है उसमें वो कामयाब रहे हैं। और जो थ्रू आउट जो उनको ट्रीट किया गया है जो प्रोडक्ट को, क्योंकि हम थोड़ा सा इसलिए कंपैरिजन कर रहा हूँ कि जब मियाँ साहब लास्ट टाइम आए थे जब गिरफ्तारी पेश करने के लिए, और उस वक्त जो उनको ट्रीट किया गया और जो अब किया गया इट्स टोटली डिफरेंट ना, बिल्कुल डिफरेंट था। अब देखें एयरपोर्ट के ऊपर जब हम बिल्कुल उनकी जो इमिग्रेशन है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर हो चुकी थी और वो जैसे ही मियाँ साहब जो है वो लाहौर जहाज़ से बाहर निकले हैं तो बिल्कुल चंद कदम के फासले पर जो है वो हेलीकॉप्टर तैयार खड़ा था, उनका इंतज़ार कर रहा था। तो वो सीधे हेलीकॉप्टर में बैठे और जो है वो जलसागाह के लिए तशरीफ़ ले गए। बकाया जो पैसेंजर थे जर्नलिस्टों समेत और जो मुस्लिम सबके प्रोसेस बाद में हुए होंगे, बिल्कुल। वो उन्होंने फिर लाहौर एयरपोर्ट के अंदर जो है वो अवाम के उन्होंने लाहौर एयरपोर्ट के अंदर फिर जाके अपना इमिग्रेशन भी कराई, अपना सामान रिसीव किया, फिर वो बसों के ज़रिए जो है वो जलसागाह गए। तो ये उनके लिए था। लेकिन मियाँ साहब चूँकि इमिग्रेशन हो चुकी थी, वो जैसे ही एयरपोर्ट पे निकले और वो सीधे वहाँ पर चले गए। लेकिन ओवरऑल बहुत शुक्रिया अदा करेंगे गुलाम हुसैन साहब, आपने बड़ी तफसील से हमें आगाह किया पर हुआ क्या क्या माहौल। अगली दफ़ा हमें भी लेके जाइएगा, हम भी देखेंगे कैसा होता है ये मामला और क्या क्या मियादे नारे बजते हैं जी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन साहब। हमारे साथ मोहम्मद ज़ुबैर साहब मौजूद हैं जी, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज़ के। उनसे बात करते हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक सर, कांग्रेचुलेशंस, बड़ी दबंग एंट्री हुई है नवाज शरीफ साहब की। जी एक्सपेक्टेड था, जाहिर है दबंग लीडर की दबंगी वापसी होनी चाहिए। तो वो बहुत बड़े लीडर हैं और हमें यकीन था, और खासतौर पर पिछले 3-4 हफ्ते जब से अनाउंस हुआ कि वो वापस आ 21 अक्टूबर को, जिस तरह से लोगों को खरोश था, मैंने तो अपनी सियासी कैरियर में जो मेरा 11 साल का है PMLN के साथ, मैंने नहीं देखा था इतना जोशो खरोश। बड़े बड़े ओकेजन्स आए हैं, तो जाहिर सी बात है वो जो वर्कर्स हैं थ्रू आउट द कंट्री वो अपने आप को एसोसिएट कर रहे थे कि मियां नवाज शरीफ और ख़ासतौर पर जो उन्होंने तकलीफें बर्दाश्त की हैं, मुश्किलात बर्दाश्त की हैं, उन्होंने, उनकी बेटी ने, उनके भाई ने, दूसरे पार्टी रहनुमाओं ने, पार्टी हैज विथस्टूड द प्रेशर। और आप जाहिर सी बात है हम कह सकते हैं कि हमने सब कुछ वी हैव सीन इट ऑल, और हम अब तैयार हैं इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए और आवाम को सर्व करने के लिए। बिल्कुल। अच्छा सर, हेलीकॉप्टर की बात बता रहे थे हमें गुलाम हुसैन साहब, वो हेलीकॉप्टर लोग कह रहे हैं तरीन साहब का था, ऐसा ही है? नहीं, मुझे नहीं पता कि किसके हेलीकॉप्टर में आए थे। हर चीज का हर एक को पूछने की जरूरत भी नहीं होती और बताने की भी नहीं जरूरत होती। तो आई एम नॉट अवेयर एट ऑल कि वो किसका था। और तरीन साहब का तो मेरा नहीं ख्याल है, मैंने तो आपसे अभी फर्स्ट टाइम मैं ही सुन रहा हूँ कि तरीन साहब का हेलीकॉप्टर था। आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। ऐसे ही सर, फिर बातें बनाने वाले बातें बना रहे होंगे, वो कोई इत्तेहाद वित्तेहाद आपका देख रहे होंगे मुस्तकबिल में शायद। PMLN के हवाले से पता है क्या एक वो हो गया है
कि आज भी मैंने 2-3 इंटरव्यूज दिए हैं तो वो बार बार यही सवाल पूछते हैं जैसे कि हम हर वक्त टकराव की सियासत करते रहे। भाई टकराव का भी एक, ये झगड़े का भी एक होता है। अगर आप और पॉलिटिकल पार्टीज का तो देखें, हम मुझे जो सबसे ज्यादा इतराज पीटीआई पर था, सबसे ज्यादा इतराज कि उन्होंने सारा माहौल खराब कर दिया था। पॉलिटिकल पार्टीज में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो भरपूर अंदाज से एक दूसरे को अपोज करते हैं ऑन पॉलिसीज एंड परफॉर्मेंस। तो जहांगीर तरीन साहब ने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, वी विश हिम एंड हिज पार्टी द बेस्ट ऑफ लक, बट उससे ज्यादा हमारी रिलेशनशिप नहीं है कि हमारे इत्तेहादी नहीं है वो। उनका पॉलिटिकल एजेंडा और इकोनॉमिक एजेंडा हमारे से मुख्तलिफ है। कल को अगर इलेक्शन के बाद कोई सूरत हाल बनती है जिसमें गवर्नमेंट फॉर्मेशन में अगर कुछ होता है तो वो तो दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट राइट नाउ तो देयर इज नथिंग मोर देन दे आर अ पॉलिटिकल पार्टी, वी रिस्पेक्ट देम, वी विश देम द वेरी बेस्ट। सही, ठीक है। अच्छा, पीपल्स पार्टी एतराज कर रही है कि नवाज शरीफ साहब ने तकरीर में इलेक्शन की कोई बात नहीं की, तो वो मतलब ना ही कोई डिमांड की कोई डेट, तो वो क्यों नहीं किया उन्होंने? एक तो ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि इलेक्शन की उन्होंने बात नहीं की। जब उन्होंने अपना इकोनॉमिक एजेंडा बताया, जब उन्होंने अपने फॉरेन पॉलिसी एजेंडा बनाया, जब उन्होंने ये कहा कि मैं सर्व करने के लिए तैयार हूँ और आपकी सपोर्ट चाहिए, अवाम की सपोर्ट चाहिए, तो इलेक्शन ही के थ्रू आएंगे ना। और तो उनके पास कोई तरीका नहीं है कि वो आके हुकूमत करने लग जाएं। इट वाज क्लियरली मेंट एज एन इलेक्शन कैंपेन स्पीच, जिसमें वो अपना फर्स्ट टाइम चूंकि पाकिस्तान आए थे अपना इकोनॉमिक एजेंडा बताया उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कि स्टेट इंस्टीट्यूशंस के साथ क्या करेंगे, उन रिफॉर्म्स किन एरियाज में करेंगे, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बताया कि हमसाया ममालिक के साथ रिलेशनशिप अच्छी किए बगैर आप इकोनॉमिक तरक्की नहीं कर सकते। तो दैट वाज मेंट टू बी के इलेक्शंस में वो कामयाब होंगे, तो ये उनका एजेंडा है। एक गरीब आदमी के कैसे बेहतरी लाएंगे उसकी जिंदगी में, बिजली के बिल कम करने के हवाले से बल्कि आवाज दे के पूछा ये कि आप मेरे साथ मिलके करेंगे ये काम, तो वो कैसे करेंगे? इलेक्टोरल प्रोसेस होगा तो करेंगे। जहां तक डिमांड करने की बात है कि जी उन्होंने डेट की डिमांड की, एक तो बड़ा क्लियरली स्पेल्ड आउट है कि इलेक्शन कमीशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने एक पीरियड में करना होता है। अब जब अगस्त में अभी जब असेंबलीज तोड़ी गई थी तो उसके तहत 90 दिन में करना था, लेकिन चूंकि वो 2023 के सेंसस अप्रूव हो गए थे तो इस वजह से नई हल्का बंदियां करना एक डेफिनेट रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर द इलेक्टोरल प्रोसेस। वो इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है और उन्होंने बिल्कुल क्लियरली बता दिया कि अक्टूबर के एंड तक वो मुकम्मल हो जाएगा। सही। अच्छा, अब पीपल्स पार्टी को एक और एतराज़ भी है, उनकी तरफ से वो बयान एक आया है कि जी हमें तो लग रहा है कि सब तय हो गया और अगर ऐसे ही वज़ीर आज़म बनना है नवाज शरीफ साहब ने या इनको ऐसे ही बनाना है तो फिर इलेक्शन की ज़रूरत क्या है, डायरेक्टली उनको असेंबली में ले जाए। इतराज इसलिए आ रहा है कि इतना बड़ा जलसा आप जब करेंगे, इतनी जब होम कमिंग होगी इतनी ज़बरदस्त, तो उसका मतलब ये है कि अवाम का ऐसे तज्जिया है, मतलब कि जी PMLN प्रॉब्ली द लार्जेस्ट सिंगल पार्टी इलेक्शंस में वो कामयाबी हासिल करेगी अवाम की मदद से। और किसकी मदद से? देखें वो टाइम खत्म हो गया स्टफिंग करने का। ना ही हम विश करते हैं कि जी हमारे पॉलिटिकल ओपोनेंट जो हैं फारिग हो जाएं इलेक्शन से पहले और हमारे लिए राह हमवार हो। वी आर अ पॉलिटिकल पार्टी, हम कम्पीट करना चाहते हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, जो भी हैं, पीपल्स पार्टी है या PTI है या जो भी पार्टीज हैं, एंड जाहिर है वो हम भरपूर अंदाज में ये चाहते हैं कि वो भी कैंपेन करें, हम भी कैंपेन करें, एंड लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड। सही है, लेकिन पीपल्स पार्टी तो ठीक है, लेकिन PTI का मुझे आपको क्या लगता है ग्राउंड रियलिटी देखते हुए, आपको लगता है कि PTI होगी इलेक्शन में कहीं? मैं ये नहीं कहता कि हमें बदले की सियासत करनी चाहिए कि जी PTI के साथ जो हो रहा है और कोई कहता है कि जी तो उन्होंने हमारे साथ क्या किया था। ये पाकिस्तान के आइन में लिखा नहीं था जो PTI ने किया था, और ये कोई जमहूरियत नहीं है कि अगर रिएक्शन में आके हम कुछ करें, ये कोई जमहूरियत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अगर किसी ने कानून तोड़ा है और उसकी सजा है आइन के हिसाब से, कानून के हिसाब से, तो वो तो उसको भुगतना पड़ेगी ना। ठीक है, वो कानून की बात बिल्कुल सही है, टोटली एग्री। हाँ, अब ये है कि वो और सही तरीके से मतलब मुकदमे हो शुरू हुए हैं, अब मुकदमे फौजी अदालतों में शुरू हुए हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? देखिए ना, अगेन ये सुप्रीम कोर्ट में मेरा ख्याल है, जो मैंने अभी थोड़े दिन 1-2 रोज पहले शायद देखा था, ये पढ़ा था कि अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी फौजी अदालतों के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में मैं 100% यकीन है कि वी हैव अ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा हु इज नो साकिब निसार,
and who's not like several other judges or chief justices that have come in recent years. वो एक अच्छे जज हैं, बहुत अच्छे जज हैं, और वो इंसाफ करेंगे डिस्पाइट जो इमरान खान ने उनके साथ किया था। मैं 100% कन्विंस्ड हूँ वो नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी को कोई कंसर्न है तो वो उस सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तो खटखटाएगा कि जी PMLN को बड़ी फैसिलिटेशन हो रही है, हमें नहीं हो रही है, या हमारे वर्कर्स के साथ नाइंसाफी हो रही है, या हमें इलेक्टोरल प्रोसेस रन करने की इजाजत दी जाए। तो ये सारी चीजें देखिए, मैं कह भी दूंगा अभी कि जी होना चाहिए, और मैं तो कह रहा हूँ होना चाहिए, लेकिन उसके तकाजे, उनके लीगल तकाजे तो वो खुद फुलफिल करेंगे ना। हमें जब हुआ था तो हमारा एक लीडर भी पीछे नहीं हटा था, यहाँ उनके लीडर्स ही नहीं है। मतलब आपको खुद पता है कि अगर वो खुद भाग जाए, मतलब कुछ तो एक 2 दिन में चले गए थे, एक 2 दिन में चले गए थे। आप खुद बताए ना, पाकिस्तान की एक तारीख, मैं नहीं कह रहा कि वो मम्मी डैडी पार्टी है, मैं इसकी तस्दीक नहीं करूंगा, लेकिन आई वुड हैव लाइक्ड कि वो थोड़ा सा मतलब जम के सियासत करते, जब थोड़े से सियासी हालात खराब होते कि पाकिस्तान है, यहाँ सियासत में आपको उतार चढ़ाव आता है, और अगर आप खड़े रहते, और बहुत से लीडर्स हैं PTI के जो खड़े थे, जिन्होंने भरपूर तरीके से मुजाहिमत भी की, अभी भी अपनी पार्टी के साथ खड़े थे, तो वो एक एग्जाम्पल सामने है। लेकिन अगर उनका क्या किया जाए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो 2 दिन में भाग गए आफ्टर हैविंग सेड कि मुझे गोलियां मार देना अगर मैंने साथ छोड़ा, तो उसके दूसरे दिन पता चला वो चुप करके बैठ गए। जो साथ खड़े रहते हैं, फिर आप देखें ना उनके इंटरव्यू भी आ रहे हैं, शेख रशीद साहब का इंटरव्यू आया भी ताज़ा। देखिए, पहली बात तो ये है कि आई एम नॉट इन फेवर ऑफ सच। बिल्कुल ये इस तरह से महसूस होना कि जी जबरदस्ती किसी को गन पॉइंट पर इंटरव्यू दिलवा रहे हैं, ये तो तरीका नहीं होता, और इसका फायदा भी नहीं होता। तो अगेन बात ये ना कि देखें, 2 एस्पेक्ट्स होते हैं इसमें, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स। एक तो डेफिनेटली होता ये है कि देयर इज अ गिल्ट मोस्ट ऑफ द लीडर्स कैरी अबाउट May 9, और May 9 मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, कोई एक, मुझे नहीं पता कोई प्लानिंग हुई थी या नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि इतनी नफरतें क्रिएट की थी कि एक कोई ट्रिगर पॉइंट आना था और वो ये फैल जाना था, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड। कि आप उसको, जब आप एक बयानिया बनाते हैं ना, तो आप एज लीडर्स, आपको ये समझ होना चाहिए कि ये किस हद तक हमने जाना है। हाँ, अच्छा, अब एक और चीज़ नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में कही, उन्होंने कहा कि जी वो कौन था, आवाम से सवाल किया उन्होंने, वो कौन था कि जो हर थोड़े अरसे के बाद आवाम से नवाज शरीफ को दूर कर देता है, तो वो कौन था और अब उसका होगा क्या? इसमें कुछ छुपाने की बात नहीं है। पाकिस्तान हैज अ बिटर ऑफ इंटरवेंशन, डायरेक्टली भी हुई है, इनडायरेक्टली भी हुई है। तो 99 में मिर्च कू हुआ था, जिसमें नवाज शरीफ को हटाया गया था। 1993 में काकड़ फॉर्मूले के थ्रू हटाया गया था। तो ये जो चीजें हैं कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस, वो यही कह रहे थे कि अगर 1990 में उनकी हुकूमत आए और जो उन्होंने रिफॉर्म इकोनॉमिक पॉलिसीज की थी, वो मैं फैक्ट आपको बता रहा हूँ, वो ब्रेथटेकिंग पेस पर हो रही, और उसमें मिसाल के तौर पर प्राइवेटाइजेशन था। तो जो गुलाम इसाक साहब ने उनको निकाला, उन पर एक वन ऑफ दी मेन जो इल्जाम लगाया कि जी ये कौमी इदारों को प्राइवेट सेक्टर को दे रहे थे। मतलब आज सारा पाकिस्तान ये रो रहा है कि जो 600, 700, 800 बिलियन रुपए का नुकसान कौमी इदारे कर रहे हैं और ना क्वालिटी ऑफ सर्विस है। मिसाल के तौर पर PIA है जी, जो 90 बिलियन रुपए का उसने लॉस अभी डिक्लेयर किया, तो वो पैसे कहाँ से जा रहे हैं? हमारी, मेरी, आपकी और गरीब लोगों की जेबों से जा रहे हैं ना। तो वो अगर वो, तो उस वक्त अगर ये कल उन्होंने कहा तो रोक दिया गया था, तो ये रोक देने का सिलसिला जो है ना खत्म होना चाहिए। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, सबकी बेहतरी के लिए, तमाम इदारों की बेहतरी के लिए, जुडिशरी के लिए है कि ये चीज को एक एक्सेप्ट करनी चाहिए कि अगर किसी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस खराब है तो उसके 2 ही तरीके हैं उनको निकलने के। एक तो वोट नो कॉन्फिडेंस है, जो कि बिल्कुल लेजिटिमेट तरीका है, और दूसरा है कि इलेक्टोरल प्रोसेस के थ्रू, और फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस के थ्रू गेम्स जो एक्सपेरिमेंट के तौर पर प्ले करना। आई थिंक एटलीस्ट नाउ वी कैन लुक बैक एंड यू कैन लुक बैक टू से कि हाँ, अगर वो कंटिन्यू रहता, हमारी अपनी हुकूमत की बात नहीं कर रहा, बेनजीर भुट्टो की 2 दफा हुकूमत को डिस्कस किया गया है, और तीसरी दफा जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत को डिस्कस किया गया था। उनको तो फांसी की सजा दे दी। फांसी की सजा देते हुए ये भी नहीं सोचा कि वो समझ रहे थे कि जी
से पाकिस्तान खुशहाल होगा, इसलिए दी थी ना फांसी की सजा, अदरवाइज कोई लीगल रीजन तो कोई भी नहीं था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और आखिरी सवाल की तरफ मैं जाना चाहूँगा क्योंकि वक्त हमारा ख़त्म हो गया है, तो हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नाअहली जो है नवाज शरीफ साहब की, वो है, उसका अब क्या होगा? देखिए उसका अगेन आपको पता है जुडिशियल प्रोसेस में एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, और हमारा ओपिनियन ये है कि वो जो एक्ट पास किया था पार्लियामेंट ने, लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन खत्म की थी, हम समझते हैं कि उससे मियां नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो गया और हमें 100% यकीन है। हम जब इलेक्टोरल प्रोसेस शुरू होगा, मियां नवाज शरीफ अप्लाई करेंगे इलेक्शन कमीशन में, हम समझते हैं कि उनके पेपर्स एक्सेप्ट होने चाहिए। अगर किसी को इतराज है देन अगेन उनके पास कोर्ट मौजूद है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दरवाजा खटखटाए उनका और कहेंगे जी इनकी तो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है, जो है। सो आई मीन नेक्स्ट फ्यू वीक्स और मंथ्स विल सी अ लॉट ऑफ बैटल्स इन द कोर्ट्स एज यूजुअल जैसे पाकिस्तान में। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे आज के प्रोग्राम में। इतना, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।